राधे राधे दोस्तों, कैसे हो सारे प्रियजन। और आज हम देखने वाले हैं DSSB का TGT-PG का कंप्यूटर का पेपर। तो बिना टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। और यहाँ पर हम आज कवर करेंगे क्वेश्चंस को डिटेल में, और जितने इनके ऑप्शंस हैं उन सभी ऑप्शंस पर जितने प्रोबेबली क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे कवर करता चलूँगा। तो आप एंड तक बने रहिए, और एंड में आपको मिलने वाला है एक बहुत अच्छा सरप्राइज जो कि आपके लिए बेनिफिशियल होगा नेक्स्ट एग्जाम, मतलब अपने आने वाले पेपर और एग्जाम के लिए, और किसी भी कंप्यूटर रिलेटेड एग्जाम के लिए। तो आपको एक गिफ्ट भी मिलेगा इस वीडियो के एंड में। तो बने रहिए और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि भाई थोड़ी मेहनत लगती है तो यार मोटिवेशन बना रहना चाहिए, हमारा भी मोरल डाउन हो जाता है अगर लाइक और कमेंट नहीं आते हैं आपके। और सब्सक्राइब कर दीजिए यार, बस यही हमारी गुरु दक्षिणा होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्या बोलता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ARPANET, विच was an experimental computer network that was forerunner of the internet। ऑप्शन ए बोलता है एडवांस रिकॉम्बिनेशन प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नोड्स, सी एसोसिएटेड रिकॉम्बिनेशन प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, और डी एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब बात करेंगे ऑप्शन नंबर डी ही क्यों सही हुआ। यस, आपने सही सुना, पूरे ऑप्शंस को डिटेल में कवर करता चलूँगा। तो ARPA सबसे पहले बना। ARPA आपको पता होना चाहिए, ARPA एक यूएस की एजेंसी है जो कि इस्टेब्लिश की गई जब अमेरिका और रसिया का वॉर चल रहा था। उस वार के समय में इंटरनेट तो होता नहीं था, मतलब कम्युनिकेशन जो करते थे वहाँ के लोग, वो मतलब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता था वॉर के समय। उन्होंने सोचा कि अगर कहीं भी हमारी फोर्स जैसे लड़ रही है सेना, और हमारा हेडक्वार्टर है यहाँ पर, तो जैसे सेना यहाँ पर लड़ रही है उसकी टुकड़ी पर किसी ने बम गिरा दिया। अगर वो बम गिर के यहाँ से कम्युनिकेशन टूट गया तो हम कैसे अपनी सेना को मतलब हैंडल करेंगे, कैसे उसे आगे के लिए मोटिवेट करेंगे, और क्या उसे नेक्स्ट स्टेप बता पाएंगे। उसके लिए यूएस आर्मी ने क्या सोचा कि हमें एक नेटवर्क बनाना चाहिए। तो उस नेटवर्क बनाने का जिम्मा इस एजेंसी को मिला जिसका नाम था ARPA, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, जिसका नाम था ये। और इसी एजेंसी ने इस नेटवर्क को इस्टेब्लिश किया। उस समय ARPANET सबसे पहला नेटवर्क था, जो कि आज भी ये नेटवर्क का जन्म ही उस समय हुआ था। ये 1960 की बात है, ये सन पूछ लेता है कभी कभी। और TCP/IP प्रोटोकॉल पे ये वर्क करता है, जो कि आज का इंटरनेट भी इसी पर वर्क करता है। तो ये जब स्टार्ट हुआ तभी हमारा आज का इंटरनेट भी स्टार्ट हुआ था। तो इसका जो मेन मुद्दा, मतलब इस इंटरनेट पर जो सबसे पहला ईमेल भेजा गया, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है हर बार, मैंने कई एग्जाम में नोटिस किया है कि सबसे पहला ईमेल कब और किस नेटवर्क पर भेजा गया था। तो इसका आंसर भी यही होगा, ARPANET पर। ARPANET ही एक पहला इंटरनेट नेटवर्क है जिस पर फर्स्ट ईमेल भेजा गया 1971 में। तो और ये भेजा किसने था, तुम्हारा रे टॉमिल्सन ने, जो कि ये हैं रे टॉमिल्सन, द मैन हु इन्वेंटेड एट द रेट का जो इन्वेंट किया वो भी रे टॉमिल्सन ने किया। और फर्स्ट ईमेल भेजा था वो भी रे टॉमिल्सन ने भेजा था। ये इनकी फोटो है, आपको अगर दिख नहीं रही तो स्क्रीनशॉट ले लेना। ये अच्छे खासे हमारे यहाँ से 3-4 क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं। याद रखना है, ARPA एक एजेंसी है यूएस की, और यहाँ पर इस नेटवर्क का यूज़ तब नहीं हुआ, उसके बाद इस एजेंसी ने ऐसे रिबिल्ड किया, इसके अपडेशन वर्जन आए, और आज यही नेटवर्क हमारे इंटरनेट की तरह यूज़ हो रहा है। इसी पर हम सारा वर्क करते हैं, ठीक है। तो यही इसका मतलब फादर समझ लो अपने आज के नेटवर्क का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रजिस्टर्स ऑफ अ CPU स्टोर्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। बात कर रहा है कि CPU में जो एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन,
इसके रजिस्टर्स की बात कर रहा है, क्वेश्चन है रजिस्टर पर बेस। तो फर्स्ट ऑप्शन है MAR, सेकंड है PC, AC, DIR। तो कौन सा राइट आंसर होगा? इसका आंसर हो जाएगा PC, प्रोग्राम काउंटर। अब इनकी फुल फॉर्म देखते हैं क्या है। MAR की फुल फॉर्म होती है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, एड्रेस रजिस्टर, जो कि क्या करता है, मेमोरी के एड्रेस, जब भी हमारा मेमोरी में डेटा होता है उस डेटा का एड्रेस इसके पास होता है। इस रजिस्टर के जो डेटा होता है, हर एक डेटा का कुछ ना कुछ एड्रेस होगा जो कि वो मेमोरी में सेव होगा। तो उस एड्रेस को ये होल्ड करता है, ये रजिस्टर इस एड्रेस को ये होल्ड करता है, इसलिए इसे बोलते हैं मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। मेमोरी की डेटा का जो एड्रेस होता है उसे ये होल्ड करता है। करेक्ट। बात करते हैं पीसी की, प्रोग्राम काउंटर क्या करता है? ये भी एक एड्रेस ही होल्ड करता है, बट ये क्या करता है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का। जैसे ही हमारा पीसी है, इसमें अभी एक इंस्ट्रक्शन, ये फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है या सेकंड इंस्ट्रक्शन है, तो ये इस टास्क का एड्रेस हुआ, इसे MAR यानी कि MAR ने होल्ड कर रखा है, ये प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे। अब जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है ये वाला, इसका जो एड्रेस है वो कहाँ पे स्टोर होगा? PC, प्रोग्राम काउंटर, प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर। इसके नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। तो ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होल्ड करता है PC, इसका राइट आंसर है। बात करते हैं AC की, जो कि ऑप्शन C में दे रखा है। AC क्या बोलते हैं? एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर, मुलेटर। एक्यूमुलेटर क्या करता है? सारे लॉजिकल प्रोसेसेस, लॉजिकल एक्सप्रेशन और अरिथमेटिक ऑपरेशंस को ये स्टोर करता है। मतलब जितने भी लॉजिकल या अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं उन सभी को ये एक्यूमुलेटर हैंडल करता है। ये भी एक रजिस्टर होता है मेमोरी में। बात तो ये रजिस्टर्स होते हैं, इनके फंक्शंस होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या क्या फंक्शन है, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। In which the following data transfer mode does the CPU constantly monitor the peripherals and stay in program loop until the peripheral devices become ready for the data transfer? ये क्या होता है कि मोड, CPU के जो मोड्स होते हैं उनकी बात यहाँ पे की गई है। इसका ऑप्शन ए है डायरेक्ट रजिस्टर एक्सेस मोड, DRA मोड। बी है इंटरप्ट इनिशिएटेड मोड। C है प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट मोड। ऑप्शन डी है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस मोड। तो कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट मोड। ये CPU से डायरेक्ट कम्युनिकेट करता है, जैसे इसके नाम में ही छुपा है, डायरेक्ट कम्युनिकेट विद CPU। ये एक स्पेशल रजिस्टर की हेल्प से करता है, विद द हेल्प ऑफ स्पेशल रजिस्टर। ठीक है। अब इंटरप्ट इनिशिएटेड इनपुट आउटपुट मोड, जो कि क्या करता है, ये इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस एंड कंटिन्यूस विद अदर टास्क। मतलब CPU स्टार्ट करता है एक इनपुट आउटपुट ऑपरेशन और कंटिन्यू करता है फिर अदर टास्क के लिए। तो ये भी नहीं उसका आंसर हो सकता। प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट मोड, ये क्या करता है, ये चेक करता है, पेरिफेरल डिवाइस का स्टेटस चेक करता रहता है जब तक कि ये रेडी ना हो जाए, और जब ये रेडी हो जाते हैं उसके बाद CPU इनिशिएट करता है डेटा ट्रांसफर एक्टिविटी को। ठीक है। तो ये एक CPU स्लो करने वाला प्रोसेस भी है, क्योंकि CPU वहाँ पर बिजी हो जाता है एक लंबे समय के लिए, जब तक हमारी पेरिफेरल डिवाइसेस एक्टिवेट ना हो जाए फॉर द डेटा ट्रांसफर। ठीक है। तो प्रोग्राम इनपुट आउटपुट मोड ये होता है। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस मोड, इसका सीधा सा मीनिंग है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस मोड, मतलब कि बिना CPU इंटरेक्शन के
बिना सीपीयू इंस्ट्रक्शंस के मेमोरी को एक्सेस करना, मेमोरी को एक्सेस करना मीन्स दैट रीड और राइट ऑपरेशन हम कर सकते हैं, रीड राइट अपडेट ऑपरेशन बिना सीपीयू की हेल्प के, तो इसे बोलते हैं डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस मोड। तो ये 3-4 मोड होते हैं सीपीयू के अंदर जहाँ पर वर्क होता है, तो इनसे क्वेश्चन बन जाता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज यार ट्रू अबाउट बफरिंग ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो फर्स्ट ऑप्शन है इसका, अ बफर इज अ स्पेशल रजिस्टर। सेकेंड है, वन रीजन ऑफ बफरिंग इज टू कम विद स्पीड मिसमैच। इस टर्म को ध्यान से पढ़ना, स्पीड मिसमैच बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ द डेटा स्ट्रीम। मतलब क्या बोल रहा है कि हमारी जो, जैसे तुमने कभी देखा है जो हम YouTube यूज करते हैं उसमें हम जब वीडियो चलाते हैं तो वीडियो बफर, मतलब कि वीडियो रुकती नहीं है, एक साथ चलती रहती है। वो किसकी हेल्प से होता है? बफरिंग की हेल्प से। अब इसके ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या बोलता है? नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड। बी बोलता है ओनली फर्स्ट। सी बोलता है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। डी बोलता है ओनली सेकंड। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सेकंड, बिकॉज बफरिंग क्या करता है? बफरिंग एक स्पेशल रजिस्टर नहीं है, ये एक रजिस्टर नहीं है। बफरिंग होता है मेन मेमोरी में, जो कि रैम के अंदर स्टोर होता है, बफर डेटा जिसे बोलते हैं। आप इस डायग्राम की हेल्प से देख सकते हैं, ये रैम है, रैम के अंदर हमारा बफर स्टोर होता है, जो कि एक टेम्परेरी स्टोरेज एरिया है मेन मेमोरी के अंदर, इसे ही बफर बोलते हैं। आपने कभी भी देखा होगा जब आप YouTube देखते हैं तो YouTube देखते हुए ये रेड पट्टी जो चल रही है ये तो हमने वीडियो देख ली ये जो नहीं देखी, और जो ये वाइट हो रहा है, ये जो वाइट कलर का है ये बफर स्टोरेज है। मतलब हमारी वीडियो पहले ही लोड हो जाती है, मतलब कुछ डेटा जो होता है वो पहले ही लोड होके रखा जाता है, जिससे वो एक कंटिन्यू वे में चलती रहती है। इसे ही बोलते हैं बफर। ये रैम में स्टोर होता है क्योंकि रजिस्टर इसके लिए इनफ नहीं है, इसके लिए थोड़ा ज़्यादा डेटा चाहिए होगा। तो बफर ये होता है। आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा कैसे ये वर्क करता है, रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू हमने समझ लिया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करना यार। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है? What is the full form of the PCB that is used to store information of a process? क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़ोगे तो आंसर इसी में छुपा हुआ है, इंफॉर्मेशन ऑफ अ प्रोसेस। फुल फॉर्म पूछ रहा है पीसीबी की, बहुत हल्का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए बोलता है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। ऑप्शन बी बोलता है प्रोसेस कनेक्शन ब्लॉक। ऑप्शन सी बोलता है प्रोसेस कंट्रोल बेस। ऑप्शन डी बोलता है प्रोसेस प्रोग्राम कंप्लीशन ब्लॉक। तो अगर हम बात करें ऑप्शंस कैसे, मतलब हम ऑप्शंस को कैसे डिनाई कर सकते हैं, कम ऑप्शंस में हम ज़्यादा, मतलब हम अपनी प्रोबेबिलिटी को कैसे अच्छे कर सकते हैं ऑप्शंस को चेक करने में। तो सबसे पहले तो ये प्रोग्राम कंप्लीशन ब्लॉक, ये ऑप्शन तो कभी हो ही नहीं सकता। तो ऐसे करके हम क्वेश्चन ऑप्शंस को एक्सक्लूड करना स्टार्ट करते हैं। अब बचे हमारे पास 3, इन 3 से हमें ऑप्शन को देखना है और कौन सा सही बैठेगा, क्योंकि यहाँ पे प्रोसेस प्रोग्राम ये भी नहीं हो सकता, ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता, प्रोग्राम कंट्रोल बेस। बात कर रहे हैं प्रोसेस की तो प्रोसेस ही इसमें होना चाहिए। अब बचे हमारे पास ए और बी। अब इन ए और बी में से दोनों को चेक करते हैं। प्रोग्राम कंट्रोल ब्लॉक, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, प्रोसेस कनेक्शन ब्लॉक। तो ये बोल रहा है कि फुल फॉर्म ऑफ पीसीबी दैट इज यूज्ड टू स्टोर इंफॉर्मेशन इन अ प्रोसेस। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, जो कि सारी प्रोसेसेस को, जैसे कि पीसीबी इसे बोलते हैं डेटा स्ट्रक्चर। ये एक डेटा स्ट्रक्चर है, ये कंटेन इंफॉर्मेशन को कंटेन करता है, जैसे कि करंट स्टेट हो गई, प्रोग्राम काउंटर, रजिस्टर वैल्यूज, और जो भी मतलब उस प्रोसेस से रिलेटेड वैल्यू होंगी उन सभी वैल्यू को ये कंट्रोल करता है, जो कि प्रोसेस होने वाली है कंप्यूटर में आगे के लिए। तो सारी प्रोसेसेस को जो कंट्रोल करें उसे बोलते हैं प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। ठीक है,
इसका सही आंसर हो जाएगा ए। तो ऐसे करके हम ऑप्शंस को एक्सक्लूड करके अपने राइट आंसर की तरफ मूव कर सकते हैं, बहुत अच्छा तरीका है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। व्हाट इज बफर इन ऑपरेटिंग सिस्टम? जस्ट अभी हमने पढ़ा बफर क्या होता है, तो ऐसे करके हम अपने ऑप्शंस को एक्सक्लूड करते चलेंगे। ए इज अ मेमोरी एरिया, हो सकता है। इट इज अ रोम, भाई रोम भी मेमोरी हो सकता है, कोई बात नहीं। सी इट इज अ सेकेंडरी स्टोरेज एरिया, नहीं ये तो हो ही नहीं सकता। इट इज अ स्पेशल रजिस्टर, भाई रजिस्टर तो अभी मना किया है, रजिस्टर तो हो ही नहीं सकता क्योंकि रजिस्टर बहुत छोटी वैल्यू स्टोर करता है, रजिस्टर हो ही नहीं सकता। अब इन दो ऑप्शन से हमें एक को चुनना है। अभी बात की थी कि बफर क्या किस में होता है, रैम में, तो ऑप्शन बी भी हट गया। बात हो रही थी रैम की, क्योंकि ये मेन मेमोरी में रैम में स्टोर होता है बफर, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ हम चले जाएंगे। ए इज द राइट आंसर। तो अब देखते हैं बफर, हमने बफर देख लिया। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट रैम? बहुत ही सिंपल और आसान क्वेश्चन है, बट इसके ऑप्शंस जो हैं थोड़े घुमाने वाले हैं, तो ध्यान से ऑप्शंस को पढ़ गए। और एक्सक्लूड करना एक बहुत अच्छा प्रैक्टिस है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। एक्सक्लूड जितना करोगे उतना तुम अपने राइट आंसर की ओर मूव ऑन कर पाओगे, ठीक है। क्वेश्चन ऑप्शन ए की ए बोलता है इट इज स्पीड इज ग्रेटर देन कैशे मेमोरी। ये बोल रहा है कि रैम की स्पीड कैशे मेमोरी से ज़्यादा होती है, भाई होती ही नहीं है। कैशे मेमोरी रैम से फास्ट होती है, इसीलिए तो वो सीपीयू के साथ वर्क करती है। इट कैन बी डायरेक्टली एक्सेस्ड बाय सीपीयू, नहीं। इट स्टैंड फॉर रीड एक्सेस मेमोरी, रीड एक्सेस मेमोरी तो इसकी फुल फॉर्म होती ही नहीं है। इट इज़ अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी, नहीं ये वोलेटाइल मेमोरी होती है। 3 2 1 स्टार्ट। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट रैम? तो रैम के से रिलेटेड क्वेश्चन है। लग तो आसान रहा है पर ऑप्शंस इसके थोड़े घुमाने वाले हैं, तो एक्सक्लूड करते चलेंगे, बहुत अच्छा लगेगा, एकदम हम अपने आंसर की ओर पहुंच जाएंगे। ऑप्शन ए इट इज स्पीड इज ग्रेटर देन कैशे मेमोरी, नहीं क्योंकि कैशे मेमोरी फास्ट होती है। इट कैन बी डायरेक्टली एक्सेस्ड बाय द सीपीयू, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हम अभी इस पे श्योर नहीं है, अभी नेक्स्ट ऑप्शन भी पढ़ेंगे, पर हम इसके साथ जा सकते हैं, ये बोल रहे हैं। ऑप्शन सी बोल रहा है इट स्टैंड फॉर रीड एक्सेस मेमोरी, नहीं इसका मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, नॉट अ रीड एक्सेस मेमोरी। रीड एक्सेस मेमोरी इसका इसका होता है रीड ओनली मेमोरी, रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। इट इज अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी, नहीं ये वोलेटाइल होती है। नॉन वोलेटाइल और वोलेटाइल क्या क्या होते हैं? वोलेटाइल यानी कि चेंजेबल, वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल हो गई रैम रोम, वोलेटाइल हो गई जो चेंजेबल हो, ठीक है। तो वोलेटाइल मेमोरी होती है रैम, ये भी गलत ऑप्शन हो गया, तो हम बी के साथ चले जाएंगे। इसका करेक्ट आंसर हुआ बी, इट कैन बी डायरेक्टली एक्सेस्ड बाय सीपीयू। तो कभी कभी ऑप्शंस भी घुमाने वाले हो सकते हैं, तो ऑप्शन को एक्सक्लूड जितना करते चलेंगे उतना हम आंसर के पास एकदम जा पाएंगे। तो रैम से रिलेटेड ही हो गया। अब हम देख लेते हैं इनकी सब कुछ स्पीड्स कैसे कैसे मेज़र करते हैं। मैं इस स्लाइड से सारी इनको इरेज करता हूँ और अपने पेन के ऊपर वापस आते हैं। ये मेमोरी हायरार्की डिज़ाइन है। सबसे फास्ट होता है रजिस्टर, सबसे फास्ट होता है रजिस्टर। उसके बाद आती है कैशे मेमोरी जो कि स्टैटिक रैम भी बोलते हैं जिसे, स्टैटिक रैम्स। ये फ्लिप फ्लॉप्स पर काम करती है, फ्लिप फ्लॉप्स, स्टैटिक रैम, फ्लिप फ्लॉप्स। वो अब मेन मेमोरी में क्या होता है? डायनेमिक रैम, डायनेमिक रैम। डायनेमिक रैम किस पे काम करती है? कैपेसिटर्स पे। क्या? कैपेसिटर्स, कैपेसिटर्स। ये कैपेसिटर्स और फ्लिप फ्लॉप्स, ये दो, इन दो से भी क्वेश्चन अच्छे खासे बनते हैं। मैग्नेटिक डिस्क, इससे और कम
फास्ट होती है, ऑप्टिकल डिस्क और ज़्यादा स्लो होती है, और मैग्नेटिक टेप सबसे ज़्यादा स्लो होती है। तो ये इनका स्पीड को लेकर ग्राफ है। सबसे फास्ट रजिस्टर होते हैं, उसके बाद कैशे मेमोरी होती है, उसके बाद मेन मेमोरी यानी कि रैम, जो कि डायनेमिक रैम होती है। ये स्टैटिक रैम बोलते हैं, इसे डायनेमिक रैम बोलते हैं। मैग्नेटिक डिस्क आ गई, फिर ऑप्टिकल डिस्क और फिर मैग्नेटिक टेप। तो ये इनका स्पीड को लेकर ग्राफ है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। और फ्लिप फ्लॉप और कैपेसिटर याद रखिएगा स्टैटिक और डायनेमिक रैम के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है? अ सेल ऑफ द एस रैम, ध्यान से देखिए, एस रैम इज मेड विद, ये बोल रहा है कि स्टैटिक रैम का जो सेल है वो किससे बना होता है? ऑप्शन ए कैपेसिटर, ऑप्शन बी मैग्नेटिक कोर, ऑप्शन सी मैग्नेटिक डिप्लॉज, ऑप्शन डी फ्लिप फ्लॉप्स। तो हम देखते चलेंगे। कैपेसिटर, कैपेसिटर से नहीं बना होता, क्योंकि कैपेसिटर से तो डायनेमिक रैम का बना होता है। डायनेमिक रैम, डायनेमिक रैम यूज होती है कैपेसिटर। और मैग्नेटिक कोर, ये भी नहीं होगा। मैग्नेटिक डाइप्लोज, ये भी नहीं होगा। फ्लिप फ्लॉप्स अभी पढ़ गए, जस्ट अभी पढ़ा है। फ्लिप फ्लॉप स्टैटिक रैम के लिए यूज होता है। स्टैटिक रैम ये फास्ट होती है कंपेयर टू डायनेमिक रैम। स्टैटिक रैम फास्ट होती है डायनेमिक रैम से, क्योंकि स्टैटिक डेटा फास्ट होता है ऑब्वियसली डायनेमिक से, तो इसलिए ये फास्ट होती है डायनेमिक से, इसलिए वो ऊपर आती है कैशे मेमोरी, उसके नीचे रैम आती है। ठीक है, तो फ्लिप फ्लॉप इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्या बोलता है कि द MICR टेक्निक इज यूज टू प्रिंट द ब्रांच कोड ऑन अ चेक। कभी आपने बैंक का जो चेक यूज किया होगा उस पे जो ब्रांच कोड होता है वो MICR टेक्निक यूज होती है उस पर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MICR? इसने क्या पूछ लिया? MICR की फुल फॉर्म पूछ ली। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? यहाँ पर भी एक्सक्लूड ऑप्शन अच्छा काम करेगा। ऑप्शन ए मैग्नेटिक इंपोर्टेंट कोड रीडर, भाई हजम नहीं हुई बात। ऑप्शन बी मैग्नेटिक इंक कोड रीडर, हाँ थोड़ा थोड़ा आया, मतलब इंक इंक की बात हुई, ये कोड रीडर की बात हुई, थोड़ा थोड़ा मतलब मैच कर रहा है, बट ये इम्पोर्टेंट ये तो कभी मैच ही नहीं कर रहा। अब सी की बात करेंगे, मेन इंक कोड रीडर। भाई मेन क्या होता है? मेन तो होता ही नहीं है कुछ। मैग्नेटिक तो होता भी है, मैग्नेटिक इंक। अब डी बोलता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। कुछ पढ़ा हुआ सा याद आ रहा है और ये सही आंसर भी लग रहा है। मैग्नेटिक इंक कोड रीडर भी नहीं होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये क्या करता है कि जो भी मैग्नेटिक इंक होती है उसे ये रिकॉग्नाइज करता है और रीड करता है और बताता है कि क्या लिखा है। जैसे आपके बैंक के चेक पर जो भी कोड लिखा होता है उसे वो, ये एक डिवाइस होती है ऑब्वियसली, ये एक रिकॉग्निशन डिवाइस होती है। अब इसके जो फॉन्ट होते हैं वो देखते हैं। फॉन्ट इसमें होता है E30B और दूसरा होता है CMC7। ये 40 कैरेक्टर का फॉन्ट होता है, इसमें इंक्लूड होती हैं डेसिमल डिजिट और स्पेशल सिंबल्स। और ये 15 कैरेक्टर का होता है, ये न्यूमेरिक वैल्यू और 5 कंट्रोल कैरेक्टर और डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर ये यूज़ करता है। ये दो फॉन्ट एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, E30B CMC7। अब MICR होता कैसा है? ऐसा होता है, ये एक डिवाइस है। इस डिवाइस के अंदर हम चेक को डालते हैं और ये रीड करता है ब्रांच के कोड को और अदर डिटेल को, जो भी किस किस आयरन ऑक्साइड से लिखी हुई होती है उससे ये रीड करके बता देता है कि क्या लिखा है। तो ये था MICR और इससे बनने वाले क्वेश्चंस को हमने देखा और कैसे हमने ऑप्शंस को एक्सक्लूड करा। भाई एक नंबर का मतलब हम कंटेंट आपको प्रोवाइड करा रहे हैं तो यार वीडियो को लाइक तो बनता है भाई। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट DRAM मेमोरी इज करेक्ट? बात कर दी इसने DRAM की यानी कि डायनेमिक रैम की, मेमोरी इज करेक्ट। अब इसके फॉलोइंग स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। ए क्या बोलता है? इट स्टैंड्स फॉर डेटा रैंडम एक्सेस मेमोरी। डेटा रैंडम एक्सेस मेमोरी हजम ही नहीं हुआ। डेटा रैंडम एक्सेस मेमोरी होता क्या है? एक्सक्लूड करते हैं। बी, इट डज नॉट रिक्वायर रिफ्रेशिंग।
मतलब हम इसे अभी स्थिर रखेंगे, इसे हम नहीं छेड़ेंगे। सी बोलता है इट सेल्स आर यूजुअली मेड विद कैपेसिटर्स। कुछ अच्छा सा ऑप्शन लगाइए, कैपेसिटर की बात हमने की थी डायनेमिक रैम में, तो ये हमें इस करंट पोजीशन के अकॉर्डिंग ये हमें सही लग रहा है। इट इज़ फास्टर देन स्टैटिक रैम। भाई बात करी थी स्टैटिक रैम तो ज़्यादा फास्ट होती है डायनेमिक रैम से, डी रैम से, तो ये ऑप्शन तो हो गया गलत, फर्स्ट गलत। ये सही लग रहा है तो इसे गलत कर देते हैं, क्योंकि हमें इस चीज़ का इतना पता नहीं है, तो इसे हम गलत कर देते हैं और इसे सही कर देते हैं। तो ऐसे करके हम ऑप्शंस को एक्सक्लूड और इंक्लूड कर सकते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कैपेसिटर से बन के डायनेमिक रैम तैयार होती है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है? Which of the following methods is used to pass the parameter in system cell of Linux operating system? Linux से क्वेश्चन आ गया। इसमें क्या क्या यूज होता है? बाय यूजिंग रजिस्टर्स, बाय यूजिंग क्यू, बाय यूजिंग ब्लॉक और टेबल, बाय यूजिंग स्टैक। तो जो पैरामीटर हम पास करते हैं सिस्टम सेल में, वो हम आज के टाइम में तो रजिस्टर्स के थ्रू करते हैं, बट क्वेश्चन पुराना है, सिलेबस पुराना है, तो हम ऑप्शन नंबर सी को प्रेफर करेंगे यहाँ पर, बाय यूजिंग ब्लॉक और टेबल। ठीक है, तो इसमें कुछ ऐसा समझाने वाला है नहीं, सीधा सीधा आंसर टू द पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। व्हेन अ प्रोग्राम इज टर्मिनेटेड एबनॉर्मली इट इज कॉल्ड। आपने मूवीज में देखा होगा कभी कभी, जब कोई मिशन स्टार्ट करते हैं वो, ठीक है, तो जब किसी मिशन को वो स्टार्ट करते हैं और बीच में कोई प्रॉब्लम आ जाती है अचानक से उस मिशन को मतलब एक तरीके से टर्मिनेट करना पड़ता है। थ्री टू वन स्टार्ट। तो चलिए, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। व्हेन अ प्रोग्राम इज टर्मिनेटेड एबनॉर्मली इट इज कॉल्ड व्हाट? तो ऑप्शन ए टर्मिनेटेड, अबोर्ट, एंड स्टॉप। तो क्या बोलेंगे भाई? टर्मिनेट तो उसे बोलते हैं जब किसी मतलब ऐसे ही हमने जानबूझ कर किया हो, बट एबनॉर्मली किसी एक घटना घट गई, कुछ मतलब कुछ मिशन को पूरा करने के लिए कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, उसके लिए हम यूज करेंगे अबोर्ट का। अबोर्ट द मिशन। आपने कभी कभी आर्मी के कैंप, आप आर्मी की मूवी देखी होगी, तो वहां पे बोलते हैं अबोर्ट द मिशन, अबोर्ट द मिशन, तो वही यहाँ पर यूज होता है अबोर्ट द मिशन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस? वेरी गुड क्वेश्चन एंड अच्छा खासा क्वेश्चन है भाई, जल्दीबाजी में गलत होता है, पता सबको रहता है, घर आके देखते हैं यार गलत हो गया। तो ऑप्शन ए टच पैड, बी ट्रैक बॉल, सी माउस, डी स्कैनर। बहुत से एकदम से लगा के आ जाएंगे माउस या ट्रैक बॉल, बट इसे ध्यान से पढ़ोगे ना, नॉट पूछ रहा है, नॉट, ये नॉट देख लेना। पॉइंटिंग डिवाइस के साथ हमें मतलब निगेटिव क्वेश्चन जरूर मिलता है, क्योंकि ये तो सभी को पता होता है, बट इसने पूछ लिया नॉट। ध्यान से नहीं पढ़ते क्वेश्चन कभी कभी, तो माउस लगा के भाग जाते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा स्कैनर, क्योंकि टच पैड क्या होता है? टच पैड ऐसा होता है जब हमारे लैपटॉप पे होता है, ठीक है। ट्रैक बॉल कैसा होता है? जो कि गेमिंग वगैरह के लिए हम यूज़ करते हैं, ट्रैक बॉल। माउस आपने सभी ने देखा होगा। स्कैनर ये ऐसा होता है, स्कैनर जो कि आपके क्यूआर कोड, बार कोड रीडर, ये सब स्कैन करता है। ये तीनों पॉइंटिंग डिवाइस हैं, ये स्कैन करता है। ये एक बार कोड रीडर या स्कैनर बोल सकते हैं, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। Which of the following statements is correct about file naming in MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम? सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनने वाला टॉपिक MS-DOS। आपको अच्छे से पता होना चाहिए MS-DOS की हर एक चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पर हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे, क्योंकि समय की कमी के कारण हम यहाँ पर इतना ज़्यादा डिटेल में से नहीं देखेंगे, ओनली ऑप्शंस पे फोकस देखते हैं। एक्सक्लूड करना मैंडेटरी है, एक्सक्लूड नहीं करोगे आंसर को कभी नहीं खोज पाओगे, ठीक है। ऑप्शन ए द फाइल नेम में कंटेन अ मैक्सिमम ऑफ 10 कैरेक्टर्स। ऐसी कोई लिमिट देता नहीं है कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये तो हो ही नहीं सकता।
फाइल नेम एंड फाइल एक्सटेंशन आर सेपरेटेड बाय @ नेम सिंबल, नहीं, ये तो जीमेल में यूज होता है, यहाँ पे तो कोई यूज है ही नहीं इसका। और ऑप्शन सी की बात करें, द फाइल एक्सटेंशन इंडिकेट द टाइप्स ऑफ फाइल, करेक्ट। भाई जिस भी टाइप की फाइल होगी, जैसे कोई टेक्स्ट फाइल है तो .txt, डॉक्यूमेंट फाइल है .doc, तो ये सब चीजें, ये आंसर मुझे करेक्ट लग रहा है, पर बिना डी को पढ़े हम इसे करेक्ट नहीं कह सकते। अब हम पढ़ते हैं डी को। द फाइल एक्सटेंशंस में कंटेन अ मैक्सिमम ऑफ 5 कैरेक्टर, नॉट, ये ऐसी लिमिट तो कोई देता ही नहीं है, ये इसका राइट आंसर हुआ सी। तो अब बात करते हैं इस MS DOS को बनाया किसने था। तो MS DOS को जो बनाया था टिम पेटरसन ने, 1944 में ये MS DOS रिलीज हुआ था। और ये एक डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि CLI, कमांड लाइन इंस्ट्रक्शन का यूज करता था। ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं था, नॉन ग्राफिकल कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम था। और मतलब जो सबसे पहले बना था वो यही बना था, IBM के द्वारा इसे हैंडल किया गया था। तो इसके बारे में और डिटेल में एक वीडियो बना देंगे हम अलग से, उसमें आप इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को हैंडल कर पाओगे। फिलहाल के लिए इसका ब्रीफली डिस्कशन, टिम पेटरसन ये पूछ लेता है इसका सन कौन सा है, और ये सब पूछता है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 15, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कंप्यूटर्स डू द प्रोग्राम्स एंड डेटा ऑफन रिसाइड इन अ डिफरेंट मेमोरी सिस्टम। ये क्या बोल रहा है, फॉलोइंग मतलब कंप्यूटर्स के टाइप यहाँ पे बताने हैं ऑब्वियसली। तो ऑप्शन ए है स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर्स, सी है CISC कंप्यूटर्स, एम्बेडेड कंप्यूटर्स, ऑप्शन डी है रिस्क कंप्यूटर। तो कुछ अटपटा सा क्वेश्चन हमें लगा, बट इस ध्यान से पढ़ेंगे ना तो कंप्यूटर डू द प्रोग्राम एंड डेटा ऑफन रिसाइड अ डिफरेंट मेमोरी सिस्टम, इन अ डिफरेंट मेमोरी सिस्टम, मतलब जो भी सिस्टम, जो कि कंप्यूटर किसी मतलब डिफरेंट मेमोरी सिस्टम या किसी भी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया गया जाता है, उस कंप्यूटर की ये बात कर रहा है। तो स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर क्या होते हैं, जो कि हमारे जैसे पर्सनल कंप्यूटर नहीं होते, उन्हें ही बोलते हैं स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर। CISC कंप्यूटर किसे बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स, इसकी फुल फॉर्म होती है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। यार राइटिंग सही नहीं आती मेरी। तो कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर CISC, जिसमें क्या है कि लार्ज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम डालते हैं, और ये भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए होते हैं, पर ये बड़े कंप्यूटर के लिए होता है। एम्बेडेड कंप्यूटर क्या होते हैं, ये होते हैं किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बने हुए। जैसे तुमने देखा होगा वॉशिंग मशीन जो है ऑटोमेटिक होती है, जो बहुत सी, उस ऑटोमेटिक मशीन में हमारे पास एम्बेडेड कंप्यूटर लगा होता है। जैसे कार हो गई, कार थोड़ी थोड़ी ऑटोमेटिक्स आने लगी, उसमें भी एक एम्बेडेड कंप्यूटर ही लगा होता है जो कि हैंडल करता है सारे परफॉर्मेंस, सारे टास्क को, सारे ऑपरेशंस को। तो ये एम्बेडेड कंप्यूटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। बात करते हैं RISC कंप्यूटर क्या होते हैं। RISC की फुल फॉर्म है reduced instruction set कंप्यूटर। ये क्या है, ये रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन, मतलब कि एक छोटे इंस्ट्रक्शन से बड़ा टास्क को करने के लिए। जैसे कि स्मार्टफोन, इसका बेहतर एग्जांपल है स्मार्टफोन को बोलते हैं रिस्क कंप्यूटर एक तरीके से, जो कि इंस्ट्रक्शन तो बहुत कम लेता है पर टास्क अपना पूरा वाला करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एम्बेडेड कंप्यूटर कुछ ऐसे होते हैं, आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग एड्रेसिंग मोड डज नॉट स्टोर द ऑपरेंड इन द मेमोरी। हम पेन का कलर चेंज करते हैं, येलो। तो ऑप्शन ए रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड, ऑप्शन बी मेमोरी इनडायरेक्ट मोड, ऑप्शन सी रिलेटिव एड्रेस मोड, ऑप्शन डी इम्प्लाइड मोड। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इम्प्लाइड मोड, बिकॉज रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड ये क्या होता है, इसमें एक पॉइंटर टू द ऑपरेंड मेमोरी एड्रेस, ये ऑपरेंड के मेमोरी एड्रेस को पॉइंट करता है। नहीं, मेमोरी इनडायरेक्ट मोड ये
यूज़ अ मेमोरी लोकेशन, मतलब किसी भी एड्रेस को, मतलब ऑपरेंड का जो भी एड्रेस होगा उसे स्टोर करने के लिए मेमोरी में इसका यूज़ करते हैं। और रिलेटिव एड्रेस मोड क्या होता है, ये ऑपरेंड का एड्रेस कैलकुलेट करते हैं नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के लिए, इसे बोलते हैं रिलेटिव। और इम्प्लाइड मोड क्या होता है, ये इट इज़ नॉट एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाइड, इट इज़ इम्प्लाइड बाय द ऑपरेशंस, करेक्ट। तो डज नॉट स्टोर द ऑपरेंड इन दी मेमोरी, इसमें जो कि इम्प्लाइड मोड में नहीं होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। डैश इज अ सीक्वेंस ऑफ बाइट ऑर्गेनाइज्ड इनटू ब्लॉक्स दैट इज अंडरस्टूड बाय द सिस्टम लिंकर। तो इसमें क्या सही आंसर हो जाएगा, ए टेक्स्ट, अ सोर्स, एन ऑब्जेक्ट, एन एग्जीक्यूटेबल। तो जो सीक्वेंस ऑफ बाइट ब्लॉक्स में ऑर्गेनाइज होती है जो कि सिस्टम लिंकर समझता है, वो क्या होता है, वो टेक्स्ट नहीं होता है, सोर्स भी नहीं होता है, एग्जीक्यूटेबल भी नहीं होता है, बचा सी ऑब्जेक्ट। इट इज़ अ राइट आंसर। ऑब्जेक्ट ही हमारा, जैसे हमने कंपाइल करके एक ऑब्जेक्ट को दिया, इस ऑब्जेक्ट को बाइट्स में डाल के लिंकर लेता है और इसे रिलोकेट करता है दूसरे मतलब क्या बोल सकते हैं, मेमोरी लोकेशन में, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को ये ऑर्गेनाइज करता है ब्लॉक्स में, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट नीड सीपीयू शेड्यूलिंग। तो सीपीयू शेड्यूलिंग किस ऑपरेटिंग सिस्टम में जरूरत नहीं होती है, सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, नहीं, सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, कुछ कुछ लग रहा है, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। भाई मल्टीटास्किंग में तो शेड्यूलिंग हम कर सकते हैं, ये तो ऑब्वियसली बात है। सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग में यहाँ पे भी कर सकते हैं। टाइम शेयरिंग, ये तो ऑब्वियसली टाइम शेयरिंग है तो इसमें भी कर सकते हैं। अब बचा सी, ऑप्शन सी। तो एक्सक्लूड करने का कितना ज़्यादा फायदा मिला, सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें हम कोई भी सीपीयू शेड्यूलिंग नहीं कर सकते। एक समय में एक ही टास्क और एक ही यूजर परफॉर्म कर सकता है ऑपरेशंस को, एक यूजर एक टाइम में कर सकता है और एक टास्क को कर सकता है, इसकी ये लिमिटेशंस है, तो यहाँ पे शेड्यूलिंग पॉसिबल ही नहीं है इसलिए। अब क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूजेस द नॉन प्रिमिटिव टाइप ऑफ प्रोसेस शेड्यूलिंग। ऑपरेटिंग सिस्टम नॉन प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव क्या होता है, जो कि ये होता है चेंजेबल और नॉन चेंजेबल। ऑप्शन ए बोलता है माइक्रोसॉफ्ट विंडो 3.1, बी लिनक्स, सी माइक्रोसॉफ्ट विंडो एनटी, डी यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट विंडो 3.1, इसका राइट आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट विंडो 3.1। ये नॉन प्रिमिटिव टाइप का प्रोसेस शेड्यूलिंग सिस्टम है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इन 2s कॉम्प्लीमेंट ऑफ द बाइनरी नंबर। तो इस बाइनरी नंबर का हमें 2s कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो चलिए आपको एक ट्रिक बताता हूँ बाइनरी नंबर को, इसकी ट्रिक होती है 2s कॉम्प्लीमेंट निकालने की। 0 1 0 हम उतार लेते हैं बाइनरी नंबर को, 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0। तो इसकी क्या ट्रिक होती है, हमें सबसे पहले इस बाइनरी नंबर को राइट साइड से लेना है और राइट साइड से देखना है कि 1 कहाँ पे आ रहा है। जहाँ पे भी 1 आ रहा होता है उस 1 के बाद में हम उसका 1s कॉम्प्लीमेंट निकाल देते हैं और बाकी को एज इट इज उतार देते हैं। अब देखिए करेंगे कैसे, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। तो इसे लिख देंगे 0 0 और जहाँ पे 1 दिखे उसे ऐसा कैसे ही उतार दो। उसके बाद राइट साइड से लेना है और 1 के बाद जितने भी कैरेक्टर आए उन सभी का 1s कॉम्प्लीमेंट ले लो। 0 का 1, 1 का 0, 1 का 0 का 1, 1 का 0, 0 का 1, 1 का 0 और 0 का 1। तो हमारी डिजिट बन गई ये निकल गया हमारा 2s कॉम्प्लीमेंट। एक बाइनरी डिजिट का। अब इसे मैच कर लेते हैं। ऑप्शन ए में 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0, तो हमारे में ऐसा है नहीं, हमारे माइंड में 1 1 है। 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 नहीं, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं हो सकता। 1 1 1 1 ये भी नहीं हो सकता, शुरू में एक्सक्लूड हो गया। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर।
तो इसका हो जाएगा 1010101100। तो करेक्ट आंसर हो गया इसका डी। तो ऐसे हम इसका 2s कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं। ये ट्रिक याद रखिए, बस राइट साइड से लेना है, राइट साइड से लेना है, और जब तक वन ना दिखे तब तक एज इट इज, आफ्टर 1 कर दो 1s कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, बहुत सिंपल है, कोई इसमें ट्रिक है नहीं। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो ये आ गया आपका होमवर्क। इसे आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताओगे। 8085 असेंबली लैंग्वेज, यूजर डिफाइंड टोकन इन दिस असेंबली लैंग्वेज कौन सी है? ABC, SP, A, PSW। तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हैं, और जो भी भाई कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देगा हम उसकी कमेंट को लाइक करेंगे, और उसे अलग से मैं एक सरप्राइज दूंगा ईमेल के थ्रू। ठीक है, तो आप अपना ईमेल अपनी कमेंट में डाल दें, और ईमेल पे मैं उसके एक गिफ्ट सेंड करूंगा, जो कि फर्स्ट 5 कमेंट होंगे। फर्स्ट 5 कमेंट को गिफ्ट मिलेगा इस ईमेल पर, जो भी ईमेल आप कमेंट सेक्शन में डालोगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कंप्यूटर के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए